हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में पाषाण काल के बारे में पढ़ाया था और इनके 3 भागों के बारे में भी बताया था कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स थे? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था, बताया था। और आपका जो नेक्स्ट है वो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ गुफाओं के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये गुफाएं। और यहाँ पे जो है 2 जगह की गुफाओं का वर्णन किया गया है। पहला है उत्तरी स्पेन की गुफाएं, दूसरा है आपका फ्रांस की गुफाएं। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे कई बारी कि उत्तरी स्पेन की गुफाओं के बारे में लिखिए या फिर किसी एक गुफा का वर्णन कीजिए या फिर अल्तामीरा की गुफाओं के बारे में लिखिए। तो ऐसे आपका इससे क्वेश्चन आ जाता है। और या फिर फ्रांस की किसी एक गुफा का वर्णन कीजिए। तो इसीलिए पहले मध्य पाषाण काल पढ़ने से पहले हम इसकी गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो इसमें पहला है उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं, पेंटेड केव्स ऑफ नॉर्थर्न स्पेन। पहली है आपकी अल्तामीरा, सेकंड कोवालानास, थर्ड नियो एंड लास्ट पिंडाल। तो अल्तामीरा के बारे में देखते हैं। स्पेन में स्थित अल्तामीरा गुफा के भित्ति चित्र विश्व के प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। तो ये जो स्पेन में स्थित अल्तामीरा की जो गुफा है उसमें जो है सबसे ज़्यादा पुराने कला के बारे में हमें पता चलता है। ये सबसे ज़्यादा पुरानी गुफा मानी जाती है। इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। ये पूरे विश्व का जो है विश्व की सबसे ज़्यादा पुरानी कला यहाँ से प्राप्त हुई है इनके भित्ति चित्रों से। चूना पत्थर की ये गुफाएं लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये चूना पत्थर से बनी हुई हैं ये गुफाएं और ये 300 गज मतलब इनका जो क्षेत्रफल है, जो इनका एरिया है वो काफ़ी दूर तक इनकी गुफाएं फैली हुई हैं। और इनकी जो ऊंचाई है वो 6 से 7 फुट ही ऊंची है ये गुफाएं। तो इनके जो चित्र बने हुए हैं वो छत पर अधिकतर चित्र बने हुए हैं, जिनको देखने के लिए हमें जो है बैठना पड़ता है या फिर झुकना पड़ता है या फिर कई बारी तो लेटना पड़ता है। तो इनके चित्र जो है वो झुक के, लेट के ऐसे देखना पड़ता है। तो देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। इन चित्रों का सर्वप्रथम परिचय मारेलिनो द सातुओला नामक मानव शास्त्री की 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातुओला ने सन 1879 में करवाया था, 1879 में। तो इसकी जो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एक छोटी सी बच्ची मतलब 12 वर्षीय एक लड़की ने की थी। तो देखते हैं कौन थी वो मानव शास्त्री की एक पुत्री थी, उसका नाम था मारिया सातुओला, जो कि 12 साल की थी। उसने 1879 में इन गुफा से परिचय करवाया था। इस गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया। तो इस गुफा की जो छत थी उसको देखकर वो इतना आश्चर्यचकित हुए कि मतलब इतनी सुंदर कलाकारी को देख के उन्होंने उसको एक नाम दिया, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। तो मैंने भी बताया कि इसके जो है छत पर इसमें चित्र बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर इसमें चित्र बनाए गए हैं। तो देखते हैं इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। यहाँ पर जो है अधिकतर महिष ही अंकित है। इसके अतिरिक्त जंगली अश्व, हिरन, बारहसिंगा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा तथा जंगली सुअर भी चित्रित किए गए हैं। तो इसमें जो है अनेक प्रकार के पशुओं का इसमें अंकन किया गया है। इसमें जो है एक तरह के जो है दुर्लभ वृषभ भी दिखाए गए हैं, भेड़िए भी दिखाए गए हैं और जिनके लंबे लंबे कान भी दिखाए गए हैं। और इसमें जो है एक अलग प्रकार के हिरन का भी जो है वर्णन किया गया है। तो इसमें जो पशु आकृतियाँ बनाई गई हैं वो जो है 4 से 6 फुट ही ऊंची इसमें जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये प्रारंभिक चित्र काले व लाल रंग की सीमा रेखाओं से बनाए गए हैं। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, जो मतलब स्टार्टिंग में चित्र बनाए गए हैं वो लाल या फिर काले रंग से इनको जो है आउटलाइन किया गया है। इनकी जो सीमा रेखा है वो काले रेखाओं से बनाई गई हैं और इसमें जो है 2 ही रंगों का उपयोग पहले वो लोग करते थे और इसमें अंदर रंग तब उस टाइम पे नहीं भरते थे वो लोग। तो वो लोग सीमा रेखा मतलब आउटर जो लाइन है वो इन्होंने काले और लाल रंग से बनाया है। ये देखिए
देख सकते हैं आप लोग कि इन्होंने काले रंग से कैसे इसमें चित्रण किया हुआ है। और ये जो कुछ डिज़ाइन है ये जो है उंगलियों से ये लोग बनाते थे पशु पक्षियों को, और ये फीते की तरह कुछ कुछ दिखते थे। देखिए इसमें गति भी दिखाई गई है और ये फीते की तरह इनकी सीमा रेखा ब्लैक से बनाई गई है। नेक्स्ट टाइप का, कई बार चित्रों को संभवतः पानी में गीला किया गया जिससे रंगों का प्रभाव सामंजस्य पूर्णता तथा कोमल हो जाता है। तो चित्र बनाने से पहले जो है ये पानी से गीला कर लेते थे, और ताकि इसमें जो रंगों का प्रभाव है वो बहुत सामंजस्य पूर्ण लगे और देखने में कोमल दिखाई दे, क्योंकि जो है जो लाइन थी उसमें हार्शनेस ना दिखे और वो बहुत ही कोमल चित्र दिखे उस टाइम पे, ऐसा मतलब वो तभी गीला करके बनाते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने इन चित्रों से खुरदरे स्थानों, उभारों, गड्ढों तथा दरारों का भी अत्यंत स्वाभाविक ढंग से अपनी आकृतियों में समावेश किया है। तो देखिए ये जो है, जैसे जो खुरदुरी जगह थी और जो उभार वाली जगह थी, गड्ढे वाली, दरार वाली जगह थी, उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका यूज़ करके, मतलब वो समतल पूरा एक बराबर ना होने पे छत को, और ये जो है उसका एक अलग तरह से ही प्रयोग करते थे जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लगता था। यहाँ पे मतलब जैसे गड्ढों को भी इन्होंने अलग तरीके से उपयोग किया है उसका, और खुरदरे स्थानों पे खुरदरे जैसे कुछ चित्र बनाए, और उभरी जगह पे जैसे उनको वॉल्यूम दिखाना हुआ, तो ऐसे तरह के वहाँ पे चित्र वो लोग बनाते थे। तो इन्होंने दरारों का, गड्ढों का और खुरदरे स्थानों का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया है। और इनके जो लास्ट में फिर कलर यूज़ होने लगे थे वो थे भूरा, पीला तथा लाल और काले रंग से भी बहुत सारे चित्र इसमें बनाए गए हैं। और इनको जो है गाढ़ा करने के लिए रंगों को इसमें जानवरों की ये लोग चर्बी भी मिलाते थे, तो ये जिससे कलर गाढ़ा हो जाए और आसानी से उनकी दीवारों की छत पे लग सकें, छत की दीवारों पे लग सकें। और जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य हो गया था वो इनका जो जिसमें जिस रंग की प्रधानता थी वो था इनका लाल रंग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पशु चित्रण में आदि मानव ने उनकी आदतों तथा स्वभाव को भी दिखाने का प्रयास किया है। तो इन्होंने पशु चित्रण में भी आदि मानव ने जो है उनकी आदतों और स्वभाव को भी दिखाने का प्रयास किया, मतलब इन्होंने उसमें भाव को भी दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि इसमें मतलब कैसे भाव अभिव्यक्ति किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उसमें दिखाया है। तो एक चित्र में घायल वृषभ को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन घिरा हुआ दिखाया गया है। तो इसमें जो है एक वृषभ का चित्र मिला हुआ है, वो मरणासन की अवस्था में है और उसका सिर जो है असहाय स्थिति में है। आखेटक जो है उसको भाला लेके खड़े हुए हैं और अपने बचाव के लिए जो है अपना सिर है वो पैरों तक उसने मोड़ रखा है ताकि वो बच सके। और जो इसमें आखेटक खड़े हुए हैं, जो आदि मानव खड़े हुए, वो बहुत ही तीक्ष्ण और निरीक्षण की तरह उसको देख रहे हैं। और जो है इसमें छाया प्रकाश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है इस वाले चित्र में। और इसमें एक अन्य चित्र भी मिला हुआ है जो कि वृषभ को भागते हुए दिखाया गया है। और यहाँ के चित्रों में समूह का चित्रण नहीं है, तो यहाँ के जो चित्र थे उसमें इन्होंने समूह को नहीं बनाया, मतलब एक साथ बहुत सारे पशुओं को एक साथ नहीं बनाया हुआ है, अलग अलग चित्रों को बनाया हुआ है। जैसे मतलब एक ऊपर या फिर एक थोड़ा सा नीचे ऐसे करके, और पूरा एक ग्रुप इन्होंने नहीं बनाया। उसमें ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर कोई जो है चित्र नहीं मिलता है। इसमें जो है प्रत्येक जो पशु है वो अपना अलग अलग ही अस्तित्व, अलग अलग ही जो अपना महत्व है वो रखता है। इसमें जो है इन वाले पशुओं के चित्रों में इन्होंने गति भी दिखाई है, कैसे कि उन्होंने जो है पशुओं के बहुत सारे पैर बनाए हुए, मतलब उसको भागता हुआ दिखाने के लिए उन्होंने पशुओं के पैर बना दिए हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे जो है समूह नहीं दिखाया गया है, अलग अलग चित्रों को दिखाया गया है। ये देखिए आपका वो वृषभ जो मरणासन की अवस्था में है और इसने अपना सर जो है वो पैरों की तरफ झुकाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं, पेंटेड केव्स ऑफ साउथर्न फ्रांस। तो ये फ्रांस की गुफा है, कौन सी गुफा है? लास्का गुफा। इस गुफा की खोज जो है वो 1940 ईस्वी में हुई थी। लास्का गुफा जो है वो फ्रांस की बहुत ही
महत्वपूर्ण गुफा है। इसमें बहुत ही अद्भुत चित्र बनाए गए हैं। लास्का की अप्रतिम चित्र राशि, जिसका विशेष अध्ययन 1949 में फेर्नांड विंडल्स की प्रकाशित पुस्तक द लास्का केव पेंटिंग में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो लास्का के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और जो इसके चित्र मिलते हैं, वो जो है फेर्नांड विंडल्स की एक बुक है द लास्का केव ऑफ पेंटिंग, उसमें इन्होंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और इस गुफा में जो है एक गैलरी भी बनाई गई है, जो कि 33 गज की लंबाई में बनाई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। देखिए, इसको जो है, इन गुफाओं को पर्यटक देखने आया करते थे, तो इन गुफाओं को खोल दिया गया। लेकिन इनका क्या हुआ, ये बहुत आकर्षण का केंद्र थे, तो इसको दूर दूर से लोग देखने भी आते थे। लेकिन इसको खोलने के बाद क्या हुआ, कोई लोग इनको देखने आते थे तो इसमें खरोंच लगने लगे, उन्हें चिन्हित करने लगे, और धुआं, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो है बाहरी दुष्प्रभावों से खराब होने लगे। इसी कारण जो है 1963 में इन गुफाओं को सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया गया। तो इनको बंद कर दिया गया क्योंकि इनको क्षति पहुंच रही थी, तो इनको बचाने के लिए इनको बंद कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, पर्यटकों को देखने के लिए इनकी जो प्रतिकृतियाँ, मतलब इनकी जो फोटोकॉपी है, वो प्रदर्शित कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो मूल कृतियाँ थी उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए उन्होंने उसकी जो प्रतिकृतियाँ, अनुकृतियाँ हैं, वो उन्होंने लगा दी, ताकि जो पर्यटक आएँ उनको वो लास्का की गुफाओं की चित्र देखने को मिलें। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबी तथा 11 गज चौड़ी चित्र विथि के दर्शन होते हैं। अब देखिए, विथि क्या है, विथि मतलब होता है गैलरी। तो यहाँ पे जो है आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, वैसे ही 33 गज लंबी तथा 11 गज चौड़ी आपको एक विथि के दर्शन होंगे। इस विशाल कक्ष को वृषभों वाला कक्ष कहा गया है। इसमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई के छत पर बने हुए हैं। तो इसको क्या कहा गया है, वृषभों वाला कक्ष, मतलब इसमें वृषभ जो है वो बहुत सारे बनाए गए हैं। इसमें 4 काले बैल हैं और 18 फीट की लंबाई पर जो है इसमें अंकित किए गए हैं। इस विशाल वृषभों वाले कक्ष से ही दाएं और एक अन्य विथिका जाती है, जो कुछ ऊंची है। इसमें हिरण तथा सिंह के चित्र उत्कीर्ण हैं। अब देखिए, इसी वाले जो वृषभों का कक्ष है, इसी में जो है दाईं ओर की दीवार में बताया गया है कि क्या क्या बना हुआ है। दाईं ओर की गैलरी में इसमें जो है हिरण और सिंह को इन्होंने उत्कीर्ण किया हुआ है, मतलब कार्विंग करके इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने उसको कलर्स के द्वारा नहीं, इन्होंने उसको पत्थर से खुरद के उत्कीर्ण करके, इंग्रेविंग करके इसको बनाया हुआ है। लास्का के सरलीकृत आकार, गतिपूर्ण रेखांकन, मार्मिक भाव भंगिमाएं तथा चमकदार रंग आधुनिक कलाकार को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। इसको लास्का के जो चित्र बने हुए हैं, उनकी जो भाव भंगिमाएं बनी हुई हैं, तो वो जो पुरातत्ववेता हैं, इनको कुछ लोग तो इनको इतना देख के आश्चर्यचकित मानते थे कि ये इतनी पुरानी हो ही नहीं सकती, ये आदि मानव ने बनाया ही नहीं है, किंतु ये आदि मानव के द्वारा ही बनी थी। तो इनको जो है लोग देख के, कलाकार देख के इनको एकदम जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतने रेखांकन इसका इतना मार्मिक ढंग से बनाया गया था। विषय के दृष्टि से भी यहाँ के चित्र विविधता पूर्ण है। देखिए, इसके विषय जो है वो पशु तो बताए गए हैं, किंतु यहाँ पे कई जो चित्र बनाए गए हैं वो मानव जैसे प्रतीत होते हैं। तो इसमें जो है विविधता पूर्ण, मतलब इसमें पता भी नहीं चलता, और काफ़ी विविध प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये एक जो है विविधतापूर्ण गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। ये वृषभों वाला कक्ष जो बता रही थी आपको, तो ये देखिए उसमें ऐसे वृषभ बनाए गए हैं जो कि काले और लाल रेखांकन से बनाए गए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मूर्तिकला। ये जो है पूर्व पाषाण काल में जो मूर्तियाँ मिली थी, मैं उनके बारे में बताऊंगी कि वो मूर्तियाँ कौन कौन से पशुओं की थी और कौन कौन सी ह्यूमन फिगर की थी। तो देखते हैं, गुफा चित्रों के अतिरिक्त पूर्व पाषाण काल की छोटी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। देखो, गुफाओं में तो चित्र मिले ही थे, जैसे मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन भी किया आगे कि अल्तामिरा और लास्का की गुफाओं में कैसे कैसे चित्र इतने सुंदर ढंग से बनाए गए थे।
तो अब गुफाओं के बाद जो है मूर्ति कला का भी इसमें परिचय मिलने लगा था। तो गुफाओं के चित्र के साथ साथ इसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं पूर्व पाषाण काल से। तो इसमें जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो जो है हाथी दांत, हड्डी, प्रस्तर, प्रस्तर मतलब स्टोन तथा मिट्टी के माध्यम से बनाई गई हैं, जो कि यूरोप तथा एशिया में भी मिलती हैं। मानव कृतियाँ तथा पशु आकृतियाँ भी मिलती हैं। इनमें जो है दोनों आकृतियाँ मिलती हैं, मूर्ति जो है वो दोनों मिलती हैं, पशुओं की भी और मानव आकृतियाँ की भी मूर्तियाँ इसमें मिलती हैं। और इसमें जो पहली मूर्ति है वो हाथी दांत से बनी है, नरसिंह की, लायन ह्यूमन। तो इसमें नरसिंह की जो मूर्ति मिली हुई है वो जर्मनी से प्राप्त है। कहाँ से? जर्मनी से प्राप्त हुई है। और इसकी जो दूसरी मूर्ति है वो है विलेंडोर्फ की नारी की आकृति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई है। तो ये जो मूर्ति बनाई गई है, विलेंडोर्फ की नारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके बारे में बताया गया कि इस मूर्ति में असाधारण रूप से विशाल वक्षस्थल पर रखी हुई पतली भुजाएं, गहरी नाभि सहित फैला हुआ पेट प्रजनांग यह दर्शाते हैं कि नारी आकृति यथार्थ प्रस्तुतिकरण नहीं वरन उर्वरकता का प्रतीक है। तो ये जो मूर्ति बनाई गई है ये जो है ये इसको असाधारण मानते हैं, मतलब ये किसी साधारण लेडी का फिगर नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है पतली पतली भुजाएं और विशाल वक्षस्थल ऐसे दिखाया गया है। ये जो मानते हैं ये एक मातृ देवी की भी मूर्ति इसको मानते हैं, और इसको जो है विलेंडोर्फ की वीनस भी कई बार कहा जाता है। तो इसमें जो है इसकी गहरी नाभि भी बनाई गई है। तो उसको इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ये उर्वरकता के प्रतीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी पूजा की जाती थी। और जो है इस समय अधिकांश जो है मानव आकृतियाँ की मूर्ति नारी की ही मिली हुई हैं, और इन मूर्तियों में नारी को गर्भवती ही दिखाया गया है। तो इससे ये मानते हैं कि ये जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं ये उर्वरकता का प्रतीक मानी गई हैं। तो नारी को जो है सृष्टि का तथा जीवन चक्र चलाने का एक देवी माना गया है, इसीलिए इसमें जो है नारी को गर्भवती दिखाया गया है। तो आपको मूर्ति दिखाती हूँ। ये देखिए, ये विशाल वक्षस्थल और इसकी जो पतले पतले हाथ है, भुजाएं हैं, वो देखिए इसमें, और गहरी नाभि। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा के मेसो मतलब मिडिल से आया है, अर्थात मध्य पाषाण काल। तो मेसो का मतलब होता है मिडिल, और मेसोलिथिक कौन से शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से बना हुआ है। इस काल में परिवर्तन कुछ मंद गति से हुए हैं, और मैंने आप लोग को स्टार्टिंग पे भी बताया था कि मध्यकाल में जो विकास हुआ है वो बहुत ही, परिवर्तन जो भी हुए हैं वो बहुत ही मंद गति से हुए हैं। और इसमें पूर्ववर्ती मानव के समान ही इस समय भी मानव का प्रमुख भोज्य पदार्थ शिकार से ही प्राप्त मांस था। पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक पर ही निर्भर रहता था और ये जानवरों को मारकर खाता था। तो यही इसमें बताया गया कि उसका भोज्य पदार्थ जो है वो प्राकृतिक के ऊपर ही डिपेंड था, और ये लोग जो है शिकार करके ही मांस खाते थे, वही उनका भोज्य पदार्थ था। इस काल में मानव छोटे छोटे समूहों में रहने लग गया। ये जो आदि मानव हैं ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों कम हो जाने के कारण ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लग गए थे उस टाइम पे। तो इसमें जो है खरगोश और ऐसे छोटे छोटे जानवर को इन्होंने अपना खेत का विषय बनाया था, और इसमें जो है फिर ये बड़े समूह में नहीं रहते थे, इसलिए ये छोटे छोटे समूहों में रहने लगे थे। इस काल में मानव शिकार करने के लिए कुत्तों का भी सहयोग लेने लगा है। देखिए, कुत्ता जो है वो सबसे पुराना पालतू पशु या पालतू मित्र माना जाता है, और इसमें जो है कुत्तों का भी सहारा लेने लग गए थे। इस काल में यूरोप में कोई कलात्मक क्रिया संस्कृति गतिविधि विकसित नहीं हुई थी। तो इसमें जो है ज़्यादा बहुत ही मंद गति से विकास हुआ था, इसीलिए इसमें ज़्यादा उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं मेसोलिथिक एज में। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नवपाषाण काल पढ़ाऊंगी। अभी इसमें जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे आप मैसेज करें। थैंक यू।